सब चाहते हैं कि सच उनके साथ रहे। इस सच के साथ कोई नहीं रहना चाहता। द फैमिली मैन सीजन 2 मेरे लिए मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाला था, ऐसा कहना था मनोज बाजपेयी का एक इंटरव्यू में। हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्मी फॉक्स के फिल्मी मसाला सेगमेंट में। द फैमिली मैन OTT पर सबसे सफल वेब सीरीज फ्रेंचाइजी में से एक बनकर उभरा है। सीजन 1 ने दर्शकों को प्रभावित किया क्योंकि इसने एक खुफिया अधिकारी की कहानी पेश की जो एक मामूली सरकारी कर्मचारी होने का दिखावा करता है। मनोज बाजपेयी का श्रीकांत तिवारी एक घरेलू नाम बन गया क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ और अपनी जासूसी की जॉब की डिमांड्स के बीच बैलेंस बनाने के लिए संघर्ष किया। कई बार की देरी और कंट्रोवर्सी के बाद अब Amazon प्राइम वीडियो पर दूसरा सीजन आया है। बहरहाल दर्शक सीजन 2 का लुत्फ उठा रहे हैं। रिलीज के 2 दिन बाद शो को लीड करने वाले मनोज बाजपेयी ने सीजन 2 के स्ट्रगल्स के बारे में बात की। हमें उम्मीद थी कि यह सीजन अच्छा करेगा, लेकिन इस तरह का स्वागत निश्चित रूप से नहीं। कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति कभी उम्मीद नहीं कर सकता और हम दर्शकों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें उससे कहीं अधिक दिया जिसकी हमने कभी शायद उम्मीद भी नहीं की थी। हम वास्तव में खुद को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सच है। क्रिएटर्स राज और DK ने सीजन 2 को बनाने और रिलीज़ करने में हुए स्ट्रगल के बारे में भी बात की। सीजन 2 में श्रीकांत वो नॉर्मल श्रीकांत नहीं है जैसे आपने उसे सीजन 1 में देखा है। वो एक परेशान आदमी है जो बहुत अधिक मानसिक अशांति और ट्रॉमा से गुजर रहा है। उस मानसिक स्थिति को बयां करना और हर सीन के साथ उन वेरिएशंस को पाना उसी श्रीकांत को जो आपने सीजन 1 में देखा है बहुत मुश्किल था। साथ ही मनोज बाजपेयी का कहना है कि ये मेरे लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला और चैलेंजिंग सीजन था। 2-3 मेन एक्शन सीक्वेंस हैं जिसने वास्तव में मेरे शरीर पर भारी असर डाला है। लंबे लंबे शॉट्स और एक्शंस, इसके लिए आपको कई रिहर्सल्स करने होते हैं। ये मेरे लिए इस सीज़न में मेंटली एंड फिज़िकली थका देने वाला था। यही हमारा काम है। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरी काफ़ी दिलचस्पी है। हाँ, कभी कभी किसी को चोट लग जाती है, दर्द होता है और हम फिर अपने काम पर वापस चले जाते हैं। यही हमारी लाइफ है। मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में बताया कि बार बार मुझे रिकॉग्नाइज़ किया गया है, चाहे वो सत्या हो या शूल या मेरी इतनी सारी फिल्में। भोंसले के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करना, जब मुझे अलीगढ़ और भोंसले दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला तो मैंने खुद को रिकॉग्नाइज्ड महसूस किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप काम नहीं करते हैं क्योंकि आप रिकॉग्निशन चाहते हैं। आप काम करते हैं क्योंकि आप इस काम को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं 7-8 साल का था, तभी से मैं अभिनेता बनना चाहता था और वो बच्चा अभी भी नहीं बदला है अब तक। मैं काम करता हूँ, मैं अभिनय करता हूँ क्योंकि मुझे क्राफ्ट का शौक़ है। मैं कई ग्रेट फिल्म्स का हिस्सा रहा जिसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आपको इसके बारे में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आप उन फिल्मों को बनाने की प्रक्रिया को एंजॉय करते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अगला काम आपको बुला रहा है। इन सब में मनोज ने यह भी कहा कि तीसरे सीज़न की तैयारी चल रही है। दर्शकों की डिमांड भी यही है। हालांकि मेरे हाथ में स्क्रिप्ट नहीं है। मैं सिर्फ राज और DK से बात कर रहा था और मैंने पूछा ये कितना सच है। उन्होंने कहा जैसे ही हमारे पास स्क्रिप्ट होगी हम आपको भेज देंगे, आप इसे पढ़ें फिर डिस्कस करेंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है। आप ऐसे ही कोई सीज़न नहीं बनाते। 9-10 एपिसोड होते हैं और ये आसान काम नहीं है। वेब शो द फैमिली मैन का दूसरा सीज़न जिसमें मनोज बाजपेयी को जासूस के रूप में दिखाया गया है। क्रिएटर्स राज और DK इस बारे में बताते हैं कि कैसे झूठ बाजपेयी के कैरेक्टर में एक और डायमेंशन ऐड करता है। इस पर राज ने कहा, आश्चर्यजनक बात यह है कि श्रीकांत तिवारी के चरित्र में इतनी खामियां हैं। झूठ पे झूठ। और तुम, प्रिंसिपल तुमसे बात कर रही थी और तुम ऐसे ही उठ के चले गए। वो थोड़ी इमरजेंसी थी इसलिए मुझे जाना। दुनिया की सारी इमरजेंसियां तुम्हें ही क्यों होती है? कि आप न केवल अपनी पत्नी और बच्चों से बल्कि PTSD से गुजर रहे मिलन से भी झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं जानते कि ये असली था या नहीं, लेकिन शायद उसने वहाँ भी झूठ बोला था। ये इफेक्ट के लिए नहीं बल्कि श्रीकांत के अनुसार अधिक अच्छे के लिए। उन्होंने शो में लंबे सीन्स के लिए तमिल भाषा के उपयोग के बारे में भी विस्तार से बात की। DK ने कहा, हमें इसकी जानकारी थी। हम एक कहानी को सबसे ऑथेंटिक तरीके से बनाना चाहते थे और बताना चाहते थे। हमारे पास तमिल में बोलने वाला एक कैरेक्टर होना चाहिए था और उसी तरह हर कोई अपनी भाषा में बोल सकता है। ये सोचकर कि तमिल बहुत अधिक है तो चलिए काटते हैं। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर से समझौता किया जा रहा है। हमें इसे उसी तरह का टाइम और ट्रीटमेंट देना था जो हिंदी बोलने वाले कैरेक्टर्स को दिया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग सकता है कि ये रिस्की है। राज ने कहा, हमें दर्शकों पर भरोसा था कि वो हमें थोड़ा और ओपननेस देंगे ताकि हम थोड़ा और दिखा सकें, और वो निराश नहीं हुए।
राज ने कहा, यह वास्तव में कैरेक्टर है। अंत में अगर हम सुंदरता के संदर्भ में ऐसी चीज़ों को ये कहकर नीचा दिखाते हैं कि कोई काला है, कोई गोरा है, वो एक सैनिक है, वो एक योद्धा है, एक हथियार है, एक ऐसी औरत है जो कठोर, कठिन परिस्थितियों में भी जी रही है। इसलिए ये ऐसा है जैसे उसने इतनी दृढ़ता से लड़ना सीखा। मुझे नहीं पता कि क्या आपने पहले किसी महिला चरित्र को इतनी दृढ़ता से लड़ते देखा है या नहीं, पर इसका सारा क्रेडिट समंथा को है। डीके ने यह भी कहा कि उसे एक निश्चित तरीके से देखना होगा, तो उसे फिट रहना होगा। उसे भूमिका के लिए मार्शल आर्ट सीखना था, भाषा सीखनी थी और उसे एक निश्चित तरीके से देखना था, एक विशेष तरीके से कपड़े पहनने थे। ये पूरी पैकेजिंग है और स्किन कलर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हमेशा की तरह फिल्मी फॉक्स पर आप सभी के सुझावों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।